So, once again, welcome to all of you. Now, we'll discuss about the Maurya Empire and Buddhism का धम्म के बारे में. बुद्धिज्म धम्म के बारे, ठीक है, क्लियर है सब कुछ? ऑलराइट. सो देखिए, धम्म का मतलब मैंने बताया था कि ये एक रिलीजियस चीज नहीं है. धम्म का मतलब एक रिलीजियस नहीं है, एक धर्म के हिसाब से नहीं है. धम्म का मतलब है एक ये सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिनको अशोका ने अपने टाइम पे खुद का ही इनोवेशन था, अपने टाइम पे बनाया था ताकि लोग उसका फॉलो करके एक प्रिंसिपल लाइफ, एक अच्छा लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ जी सके. तो ये भले ही हिंदुइज्म या फिर बौद्धिज्म से इंस्पायर हो सकता है, बट ये कोई रिलीजियस फिलोसॉफी नहीं है. हालांकि उसका कंसेप्ट उस तरह है कि हमें बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, गुरुजनों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, माता पिता को रेस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे कि आज के डेट में मैं एग्जांपल दूंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में है, उसमें क्या है? रास्ते के मतलब हमें जो है मोन्यूमेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, नेशनल सॉन्ग ये सब को रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट. तो लाइक दिस ये सर्टेन प्रिंसिपल है. धम्म का मतलब है जिनको फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज अबाउट द धम्म. धम्म का मतलब है लोगों को लगता है कि ये बुद्धिज्म का या हिंदुइज्म का एक रिलीजियस प्रैक्टिस है. ऐसा नहीं है. ये अशोका ने खुद दिया था एक डिसिप्लिन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन कह सकते हो. इट्स ए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द जो लोग ये लोग होते हैं. क्लियर? तो यहां पर देखो, अशोका का जो टाइम पीरियड है, एज आई टोल्ड यू, अशोका जो है अब तक के मौर्य साम्राज्य के जो अखंड भारत हम लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा टेरिटरी, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, सबसे ज्यादा टेरिटरी जो है कैप्चर करने का रिकॉर्ड जो है अशोका के नाम पे है. ठीक है. तो अशोका का टाइम पीरियड है 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक है अशोका. ठीक है, अशोका का टाइम पीरियड. तो उन्होंने देखो, तो उससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था अशोका के बारे में, ठीक है, जो कलिंग वर वगैरह जो हुआ था. ठीक है. तो कलिंग वर के बाद उनके मन में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था. मतलब चंडाशोका टू धर्माशोका, बहिर्घोषा टू धर्माशोका, ए सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे अशोका को यह रियलाइज हो गया था कि अगर मुझे इस वर्ल्ड को कैप्चर करना है या सच में चाहते हैं कि लोग मुझे प्यार करें, तो वो मार काट से नहीं, हत्या करने से नहीं, कनकर करने से नहीं, वो धम्म की वजह से, मतलब दिल पे, लोगों के दिल पे जो है रेस्पेक्ट पैदा करना पड़ेगा. मार काट के ये करके ये टेम्परारी लग्जरी हो सकता है, लेकिन असल में अगर मुझे किसी को जीतना हो तो दिल से जीतना पड़ेगा. तो इसलिए एक तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था. इतना मार काट, खून खराबे देखने के बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था. मतलब ये अजीब सी बात है, आयरनिकल सिचुएशन है कि इंडिया का सबसे बड़ा सम्राट, जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, इतने बड़े सम्राट के मालिक होने के बाद, सब कुछ पाने के बाद ये चीज रियलाइज होता है कि नहीं, ये खून खराबे में कुछ नहीं रखा है. लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए. और कैसे जीतना है लोगों का दिल? हर्ट से जीतना है, मार काट के नहीं. तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, चंडाशोका टू धर्माशोका, मतलब बहिर्घोषा टू धर्माघोषा का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. उसके बाद देखो, उन्होंने खुद जो है हंटिंग, शिकार करना बंद कर दिए थे, शिकार करना. ठीक है. उसके बाद जो अहिंसा है, ठीक है, मतलब बिकम द बिलीवर ऑफ द नॉन वायलेंस. अहिंसा को वो खुद, मतलब एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा, वायलेंस, नॉन वायलेंस. तो वायलेंस को छोड़ के वो खुद जो है नॉन वायलेंस को अपनाए थे, अहिंसा को अपनाए थे. क्लियर है पॉइंट? उसके साथ साथ जो फिजिकल ऑक्यूपेशन है, फिजिकल डोमिनेशन है, लोगों को कैप्चर करना है, वार करना है, लड़ना है, जीतना है, उसको उन्होंने परित्याग कर दिया था. ही अबंडेंड द पॉलिश ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन, मतलब अब जो है लोगों को दिल से जीतना है. ठीक है. उसके साथ साथ वो खुद जो है बुद्धिज्म के कई सारे फेमस प्लेसेस, जैसे कि बोध गया है, ठीक है, ये सब, जैसे कि सारनाथ है, वो खुद विजिट किए थे ताकि लोगों को एक मैसेज दे सके, ताकि वो खुद लर्न कर सकें. ठीक है. और उसके साथ साथ जब बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया था तो दूसरे कंट्री में भी अपना मिशनरी जो है उन्होंने भेजा था.
चाहे श्रीलंका हो, चाहे जो है नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज हो, उन्होंने स्प्रेड करने के लिए उन्होंने भेजा था। और ही डेवलप द पॉलिसी ऑफ धम्म। देखो सबसे मेन चीज है वो फेमस है, ही डेवलप द पॉलिसी ऑफ धम्म। धम्म का मतलब क्या है? इट वाज लाइफ, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में ये धम्म बताता है। एक कोड, देखो एक कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि आज के डेट में इलेक्शन होता है, उसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो धम्म का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन किस चीज का? कि वे ऑफ लाइफ, कि लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एंड सेट अ प्रिंसिपल टू बी एडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल, मतलब एक श्रृंखलित लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ कह सकते हो, कि हाँ मोरालिटी भी कह सकते हो, स्पिरिचुअल भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा लाइफ, हालांकि रिलीजियस है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोई बुद्धिज्म से या कोई हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस तो हो सकता है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट नहीं है, ये इन्फ्लुएंस इंस्पिरेशन हो सकता है। ये क्या है? ये पॉलिसी ऑफ धम्म जो है अशोका का खुद का इनोवेशन है, कि लोगों के मन में एक तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन आए। यही चीज है धम्म के बारे में बताते हैं। अब देखो धम्म जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट टॉपिक है, ठीक है। अशो धम्म, ठीक है। अब देखो इनिशियली अशोका प्रैक्टिस ब्राह्मण रिलीजन, however follow the Kalinga war, he converted to Buddhism। इनिशियल स्टेज में गौतम बुद्ध जो है, सॉरी दैट इज अशोका जो है हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, हिंदुइज्म, ठीक है। ब्राह्मणिज्म का मतलब हिंदुइज्म है। उसके बाद जो है वो बुद्धिज्म में ट्रांसफर हो गए, ठीक है, मतलब बुद्धिज्म में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। देन उसके साथ साथ देखो उन्होंने जो है ये जो धम्म है, अशोका का जो धम्म है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए 14 रॉक एडिट्स, 14 रॉक एडिट्स, मेजर रॉक एडिट्स, मतलब रॉक एडिट का मतलब है शिलालेख, 14 शिलालेख, मतलब ये जो धम्म था, ठीक है, धम्म था, तो उसमें 14 मान सकते हो कि 14 मेजर रॉक एडिट्स, मतलब 14 रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलो 14 रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जैसे कि आज के डेट में हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, उस तरह से मान लीजिए कि 14 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मान लीजिए उस टाइम पे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो प्रिंसिपल जिनको मतलब मोरालिटी के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। और ये 14 रॉक एडिट जो है 10 जगह पे, मेजर रॉक एडिट, उसको 10 जगह पे, 10 प्लेसेस पे, 10 लोकेशन पे उन्होंने जो है 14 रॉक एडिट को उन्होंने शिलालेख का मतलब है कि बड़े बड़े पत्थर में लिखवाया था, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर में लिखवाया था, उसको कहा जाता है रॉक्स एडिट्स या फिर शिलालेख। उसमें से कौन कौन सा 10 जगह पे लिखवाया था उन्होंने, जिसमें से देखो पाकिस्तान का मनसेरा, उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान का ही सहवाजगढ़ी पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान में है, मनसेरा और सहवाजगढ़ी। उसके बाद जो है अफगानिस्तान का कंधार, उसके बाद जो है खलसी, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में खलसी। उसके बाद गुजरात के गिरनार, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के सोपारा, ठीक है। उसके बाद देखो ओडिशा के दो जगह पे, एक है धौली, एक है जोगाड़ा, ठीक है, जोगाड़ा। धौली जो है भुवनेश्वर में और जोगाड़ा जो है मयूरभंज में है, ठीक है ना। देन उसके बाद जो है हाँ महाराष्ट्र के सोपारा, उसके बाद कर्नाटका के सनती, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का यारागुड़ी। तो ये जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इवन उत्तराखंड है, इवन पाकिस्तान में 2 है और अफगानिस्तान में है। ये सब क्या है? ये 10 जगह पे उन्होंने 14 रॉक एडिट्स को उन्होंने जो है लिखवाया था, लोगों से लिखवाया था, ताकि ये जो गौतम बुद्ध, ये जो प्रिंसिपल है धम्म, अशोका का धम्म जो है लोगों को पता चले, लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि लोगों के लाइफ में डेवलपमेंट हो। यही उनका मकसद रहा है। क्लियर है पॉइंट? यही उनका मकसद रहा है। तो ये सबसे क्वेश्चन आता है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखिएगा। ये प्लेसेस वगैरह की 14 रॉक एडिट्स जो है, प्लेसेस कहाँ पर है, कौन सा, जैसे कि ये पाकिस्तान सागरी, ये खलसी उत्तराखंड, जैसे कि धौली ओडिशा, ठीक है।
और एक चीज भी यहां पर क्वेश्चन बनता है कि नॉर्दर्न साइड में कौन सा है, साउदर्न साइड में कौन सा है, वेस्टर्न साइड में कौन सा है और ईस्टर्न साइड में कौन सा है। अब देख लो, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में देखो, नॉर्दर्न साइड में अगर मैं बात करूं, नॉर्दर्न साइड की बात करूं तो ये जो मनसेरा है पाकिस्तान में, ये जो है नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में। और साउदर्न में जो है येरागुड़ी इन आंध्र प्रदेश, येरागुड़ी इन आंध्र प्रदेश, ये जो है साउथ में, ठीक है, ये है उत्तर में और ये है दक्षिण में। अगर पूर्व में, ईस्ट की बात करें, पूर्व में जो है धौली, धौली जो कि धौली कहां है, भुवनेश्वर में है, बीबीएसआर भुवनेश्वर में है, ईस्ट है ये, ईस्ट पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ जो है दैट इज कंधार अफगानिस्तान, वेस्ट की तरफ जो है कंधार अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा। तो रॉक एडिट्स में से ये 4 भी याद रखिएगा। हाँ, यस, ये रॉक एडिट जो है आज के डेट में भी है, यस, आज के डेट में भी है ये रॉक एडिट्स, ठीक है। नॉर्दर्न में पाकिस्तान मनसेरा, साउदर्न में येरागुड़ी आंध्र प्रदेश, ईस्ट में दैट इज भुवनेश्वर धौली, और वेस्ट में कांधार अफगानिस्तान। ये 4 चीज जरूर याद रखिएगा, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है। ये 10 लोकेशन में 14 रॉक एडिट्स हुआ था। क्लियर है पॉइंट? ये पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए कि ये जो 14 रॉक एडिट्स बना था, ठीक है, ये जो 14 रॉक, देखो ये कंटेंट आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको कंटेंट रेडी हो जाएगा। पहले समझ लीजिए, मेरा मतलब है, पहले मैं पिक्चर दिखा के कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में फिट बिठा दूं। उसके बाद तो कंटेंट पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब नाम वगैरह है और कुछ नहीं है, चाहे हिंदी इंग्लिश में सेम होगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अब देखो, ये जो 10 लोकेशन में है 14 रॉक एडिट्स है, ठीक है। कौन कौन सा रॉक एडिट कहां कहां पर है, देखो मैं ये चीजें आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो 5 ऐसे जगह पे है, 5 ऐसे जगह पे लोकेशन पे है जहां पर टोटल मतलब 14, समझ रहे हो ना, 14 पॉइंट्स है। नंबर 1 रॉक एडिट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 14 रॉक एडिट्स क्या क्या है, मतलब 14 नियम, 14 नियम मान लीजिए। जैसे कि 11 जो है फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज है हमारे, 6 फंडामेंटल राइट है, उस प्रकार से उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशन 14 थे, 14 थे, ये मान के चलिए सिंपल भाषा में, ठीक है। अब जो है यहां पर जो 10 लोकेशन है उसमें से 4 लोकेशन ऐसा है जिसमें से 1 से 14 तक हर एक रॉक एडिट को शामिल हुआ है। मतलब उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 14 तक लगातार, मतलब 5 लोकेशन ऐसा है। उनमें से कौन कौन सा 5 लोकेशन ऐसा है जहां पर टोटल सारे के सारे रॉक एडिट है। पहला तो है मनसेरा, पहला जो है मनसेरा जो कि पाकिस्तान में है, उसमें भी सारे के सारे 1 से 14 हर एक रॉक एडिट शामिल है। उसके बाद जो है सेकंड जो है, ठीक है, सहवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, उसमें भी टोटल 1 से 14 सारे रॉक एडिट्स हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, खालसी, खालसी दैट इज देहरादून उत्तराखंड, उसमें भी सारे रॉक एडिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गिरनार, गिरनार जो कि गुजरात में है, उसमें भी सारे रॉक एडिट्स हैं। और लास्ट जो है दैट इज येरागुड़ी, येरागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है। येरागुड़ी कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है, उसमें भी मतलब सारे 1 से लेकर 14 सारे रॉक एडिट्स हैं। मतलब ये 5 ऐसे जगह पे है, पाकिस्तान के 2 मनसेरा एंड सहवाजगढ़ी, गुजरात के गिरनार, देहरादून उत्तराखंड के खलसी एंड आंध्र प्रदेश की येरागुड़ी, यहां पर जो है सारे के सारे 1 से लेकर 14 रॉक एडिट्स हैं। क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, ठीक है। तो ये मैंने 5 बता दिया था, 1 से 14, 1 से 14 वाला सारे रॉक एडिट्स वाले, ठीक है। 5 जगह पे है, सारे रॉक एडिट्स हैं ये 5 जगह, ठीक है। मनसेरा, सहवाजगढ़ी, देन उसके बाद जो है खलसी एंड देन उसके बाद जो है गिरनार, ये 5 में सारे के सारे जगह पे, ठीक है। बाकी जगह देख लीजिए, बाकी जगह पे देख लीजिए कितने रॉक एडिट हैं, देख लीजिए। जैसे कि कंधार पे जो अफगानिस्तान में है, कंधार पे है कितना है, हाँ यहां पे जो है 13 एंड 14 केवल है, केवल 13 एंड 14 पाया गया है। उसके बाद देखिए सोपरा महाराष्ट्र में कितना है, 8 to 9 रॉक एडिट्स है। देखो ये हो सकता है
कि यहां पर भी 14 लिखा हो, यहां पर भी 14 हो, लेकिन हमें एविडेंस नहीं मिला है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लिखा गया हो, ठीक है, वो मिट गए हो, या फिर वो पत्थर टूट गया हो, या फिर भूकंप आ गया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या क्लियर हो गया हो, हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है। और इतिहास उसी से चलता है, जो एविडेंस है उसी के हिसाब से हम लोग मानते हैं, राइट, सच मानते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि ताजमहल ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, और मान लीजिए जो कारीगर थे उनका हाथ काट दिए गए थे, अगर प्रूफ है तो हम मानेंगे, नहीं प्रूफ है तो हम नहीं मानेंगे उस चीज को, समझ रहे चीजें। तो बहुत सारे हिस्ट्रिकल डाटा ऐसा है, तो हमारे पास नहीं होने की वजह से हम चीजों को नहीं मानते हैं। तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि हो, लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया, या फिर मिट गया हो, या फिर ध्वंस हो गया हो, या फिर पत्थर टूट गया हो, या भूकंप आ गया हो, दुनिया भर की चीजें हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी एविडेंस नहीं है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखो ये खासियत, देखो धौली और जदूगुड़ा जो उड़ीसा में है, धौली और जदूगुड़ा में ध्यान रखिएगा, 1 से 10 तक तो है रॉक एडिट, 1 से 10 तक है, उसके बाद दोनों में एक एक सेपरेट 14 सेपरेट एडिट्स है, 1 से 10 भी है और 14 है। उसके बाद जो है सेपरेट एडिट्स दोनों में है, 1 या 2 या 1 या 2, और ये 2 सेपरेट इसलिए लिखा गया था कि कलिंग जो कि उड़ीसा में है, कलिंग को वो कैप्चर करने के बाद ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बहिर्घोषा टू धर्मघोषा, छंडासोका टू धर्मसोका। तो एक तरफ से उन्होंने एक तरफ से माफी मांगी है, एक तरफ से उन्होंने पछताया है, मतलब रिपेंट किया है, वो चीजें उन्होंने इस स्पेशल में मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद देखो सेनाठी कर्नाटका के, ठीक है, उसमें से 12 नंबर है, 14 नंबर है, और सेपरेट एडिक्ट्स रिप्लेसिंग 13 को रिप्लेस करके एक सेपरेट है। क्लियर है पॉइंट। तो ये इतना रॉक एडिक्ट्स है, और ये प्लेसेस मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, बता दिया था। उसके अलावा अब देखो बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा लैंग्वेज में चीजें जो है लिखा गया, कौन सा रॉक एडिट जो है कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया। देखो उन्होंने कोशिश किया था अशोका ने कि ऐसे भाषा में लिखे जो ज्यादा लोगों को समझ में आए। अब सिंपल सी बात है, जिस देश में उस भाषा, जिस देश में उस बेस टाइप चीजों ने, तो जो भाषा जिसको समझ में आए उसमें उसी भाषा लिखेंगे। अब रशियन जाके वहां पर जो है अगर आप तेलुगु भाषा लिखोगे, या कन्नड़ जाके जर्मनी भाषा लिखोगे तो कैसे चलेगा। तो लाइक दिस सिंपल सी बात है। तो जो भाषा जहां पर चलती है, जैसे कि पाकिस्तान मनसेरा और शहबाजगढ़ी में उन्होंने जो है प्राकृत लैंग्वेज में खरोष्ठी स्क्रिप्ट, वहां पर खरोष्ठी स्क्रिप्ट चलती है, तो उस भाषा में उन्होंने लिखवाया था। और कंधार में अफगानिस्तान में 2 भाषा में लिखवाया था, एक है ग्रीक में और एक है अरबिक में, ठीक है, 2 भाषा चलता है वहां पर, एक ग्रीक है एक अरबिक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ पाए। उसके बाद उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहां पर जो है प्राकृत इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो दरअसल उन्होंने भाषा के आधार पर, रीजन के आधार पर जो भाषा उनको समझ में आए उसके हिसाब से लिखा था। जैसे कि पाकिस्तान में प्राकृत इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट, उसके बाद अफगानिस्तान में ग्रीक भाषा और अरेमिक भाषा, दोनों भाषा का इस्तेमाल था, और बाकी जो है प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो जो भाषा जिसको समझ में आए उसके हिसाब से उन्होंने लिखवाया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है अब तक? चलो देन उसके बाद देखो, उसके बाद जो है रॉक एडिट, मतलब जो लिखा गया था उसके ऊपर, उसको समझना था, है ना। तो एक है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप सक्सेडेड इन डिसिपिंग द अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो लिखा था सबको समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग पढ़ भी नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, सबको आता भी नहीं था। तो जेम प्रिंसेप नाम का जो पर्सन है, उन्होंने जो है उस स्क्रिप्ट को पढ़ पाया था, ठीक है, उन्होंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ पाया था, ठीक है, रिफरिंग, ठीक है। हालांकि उन्होंने भी उनको भी टाइम लगा था उसको समझने के लिए, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उनको समझ में आ गया था। और यहां पर 2 राजा के बारे में मेंशन था, जिसका नाम था देवप्रिया, जिसका नाम देवनाम प्रिया, और एक है प्रियदर्शी। देवनाम प्रिया का मतलब है बिलव्ड ऑफ द गॉड, बिलव्ड ऑफ द गॉड, ठीक है, बिलव्ड ऑफ द गॉड, ठीक है। उसके बाद जो है
दैट इज प्रियदासी मतलब हु लुक एंड ऑस्पिशियस, जो प्रजा को रेस्पेक्ट करे। वो मतलब ये जो है भगवान का बच्चा, एक तरफ से भगवान का बच्चा, ठीक है, प्यारा बच्चा, एक तरफ से हु लुक्स एंड ऑस्पिशियस का मतलब है प्रियदासी मतलब अपने प्रजा को रेस्पेक्ट करे। तो ये दो नाम मतलब अशोका डायरेक्टली मेंशन नहीं था, अशोका डायरेक्टली मेंशन नहीं था, ये दो नाम मेंशन था। बट बाद में जब बुद्धिज्म को पढ़ा गया, ठीक है, उसमें ये मेंशन था कि ये जो देव नाम, दैट इज देव नाम प्रिय, उसके बाद प्रियदर्शी जो है किसको कहा जाता है? अशोका को। किसको कहा जाता है? अशोका को। बाद में पता चला, तो इसीलिए पता चला कि ये अशोका का ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो नाम मेंशन था आपके जो है आप देख सकते हो, ठीक है, महावंशा एंड दीपवंशा में, ठीक है, दीपवंशा एंड महावंशा यूज द एफिटिक्स, ठीक है। तो ये दोनों टाइटल देव नाम प्रिया और प्रियदर्शी ये जो है अशोका को ही ये करते थे। तो इसी से पता चला कि ये अशोका का रॉक एडिट्स है। क्लियर है पॉइंट? सो उसके बाद देखो 4 जगह पे जैसे कि मस्की है, ठीक है, उदयगलम है, निटूर है और गुज्जर, ठीक है, गुजरा। तो ये 4 जगह पे क्या है? माइनर रॉक एडिट्स, मतलब छोटे छोटे। देखो मेजर रॉक एडिट्स का मतलब क्या है? जो बड़ा पत्थर में लिखा हो उसको मेजर रॉक एडिट्स कहा जाता है। माइनर का मतलब क्या है? जो छोटा पत्थर में लिखा जाए उसको छोटा रॉक एडिट्स कहा जाता है। और ये चारों माइनर रॉक एडिट्स में जैसे कि मस्की है, ठीक है, उदयगांव है, निटूर है और गुज्जरा है, यहां पर डायरेक्टली जो है अशोका का नाम मेंशन था, डायरेक्टली अशोका का नाम मेंशन था, इसलिए पता चलता है कि ये अशोका के टाइम पे रॉक एडिट है। अब देखिए, अब तो मैंने बताया था आप लोगों को मेजर, अब देखो माइनर रॉक एडिट्स। मेजर का मतलब है बड़े बड़े पत्थर में लिखा होना, दैट इज नोन एज मेजर। माइनर का मतलब है छोटे छोटे पत्थर में लिखा होना, छोटे छोटे पत्थर में लिखा होना। तो कुछ देखो, जैसे कि मेजर में हमने क्या देखा था? 14 रॉक एडिट्स आर देयर, 14 रॉक एडिट्स था मेजर में। माइनर में बहुत सारे हैं सॉरी। हालांकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मेजर रॉक एडिट्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनर से, ठीक है, मेजर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनर से। क्लियर है? तो बट माइनर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा जगह पे माइनर भी था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया था वो आप देख सकते हो कहां पे? कर्नाटका में था। माइनर में सबसे ज्यादा जो था कर्नाटका में। उसके बाद आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में भी था, 2 आंध्र प्रदेश में भी था, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेट पहले देख लीजिए, बिहार में, ठीक है, बिहार में। उसके साथ साथ जो है यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी मिला है, देन दिल्ली में मिला है, देन राजस्थान में मिला है एंड गुजरात में मिला है, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो ये जो छोटे छोटे माइनर एडिट्स हैं, अब जैसे कि दिल्ली में मिला है, दिल्ली में बहारपुर रॉक एडिट्स। उसके बाद जो है एमपी में मिला है, ठीक है, गुजरा जो है एमपी रॉक एडिट्स। उसके बाद जो है यूपी का जो है, ठीक है, अरोरा, ठीक है। उसके बाद जो है सासाराम जो है बिहार का सासाराम, ठीक है, बिहार का सासाराम। उसके बाद एक जो है रूपनाथ भी मिला है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का रजूला और एरागुडी, आंध्र प्रदेश का रजूला एंड एरागुडी, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद देख सकते हो राजस्थान का, ठीक है, भबरू भी कहा जाता है उसको, बैरट भी कहा जाता है, भबरू और बैरट भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद जो है पेंगुरिया, ठीक है, पेंगुरेरिया, ठीक है। उसके बाद देखो कर्नाटका का जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि मस्की है, निटूर है, ठीक है, पलिगुंडू गभिमात है, ठीक है, देन जतिंगा रामेश्वरा है, देन सिद्धापुरा है, देन ब्रह्मगिरी है, देन उडेगो गुलाम है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ठीक है, कर्नाटका तो कन्नड़ भाषा है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हालांकि मैं पहले से बता रहा हूं मेजर रॉक एडिट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर को 2-3 बार पढ़ लेना, कुछ फेमस तो कम से कम याद रहेगा, बिहार का सासाराम, यूपी का जो है अरोरा, ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली, बहादुरपुर, राजस्थान बैरट, गुजरात पंगोरिया, ठीक है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का एरोगोडी, रजूला, तो और ये जो है कर्नाटका का ये सब उडमगांव, ब्रह्मगिरी, सिद्धेपुर, नितूर, मस्की और ये सब सारे, ठीक है। दिस आर द क्या है? माइनर रॉक एडिट। ये सब जो है माइनर रॉक एडिट, ये नाम है, हिंदी में हो इंग्लिश में हो,
सेम चीज होगा नाम, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, हाँ अब देखो देखो माइनर रॉक एडिक्ट में से मस्की है, उडेगांव है, निटूर है, गुज्जर है, कंटेन द पर्सनल नेम ऑफ द अशोका। मैंने बताया था ये जो चार नाम है जिसमें से गुज्जरा, मस्की, निटूर एंड उडेगांव, उडेगांव, ठीक है। तो ये तीनों तो कर्नाटका में है, सिंपली है ये तीनों कर्नाटक में। तो यहां पर डायरेक्टली जो है मैंने बताया था अशोका का नाम मेंशन है, डायरेक्टली यहां पर जो है अशोका का नाम मेंशन है, ठीक है। तो अब कंफर्म हो गया एक तरफ से कि मेजर रॉक एडिट और माइनर रॉक एडिट किसके टाइम पे हुआ है? अशोका के टाइम पे हुआ है। क्लियर? अब देखो अशोका धमा में और एक इंपॉर्टेंट चीज है उसका पिलर। देखो ये जो है उसका पिलर, ठीक है, पिलर, ठीक है। तो ये पिलर के बारे में खासियत है कि ये जो लंबा, इतना जो लंबा पिलर हुआ करता है, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये जो है एक स्टोन से बना हुआ है। सबसे खासियत ये है, ये यहां से लेकर यहां तक जो है कम से कम जो है एवरेज हाइट जो है 40 फीट के आसपास है। ये जो है एक ही स्टोन से बना हुआ, कितना लंबा स्टोन होगा आप सोचिए। इसलिए उसको मोनोलिथिक साक्ष्य भी कहा जाता है, मोनोलिथिक साक्ष्य भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये क्लियर, ठीक है। और ये बना होता है देखो चुनार सैंडस्टोन से बना होता है। चुनार सैंडस्टोन का खासियत है कि ये हमेशा साइन करता रहता है, मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद भी, मतलब अब तक भी आप जाओगे देखोगे तो ये साइन करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको जो है चुनार सैंडस्टोन से बनाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा जो है साइन करता रहता है, उसका साइन कभी खत्म नहीं होता, साइन कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। और देखो द पिलर इरेक्टेड बाय द अशोका, ऑब्वियसली अशोका के टाइम पे हुआ था। फर्निश द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्य एम्पायर, ये मौर्य एम्पायर का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन है, जाहिर सी बात है। और ये एक ही स्टोन से, मेड ऑफ सिंगल स्टोन से बना है, ठीक है। और ऊपर का हिस्सा जिसको कैपिटल कहा गया, ऊपर का हिस्सा देखो कैपिटल, ये जो हिस्सा है कैपिटल कहा गया है, जिसको ये जो रहता है उसको एबाकस कहा जाता है। देखो उसके ऊपर क्या है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर जो है लायन है। तो सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर बेस्ड ऑन व्हिच एनिमल इज प्लेस्ड, ये जो है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर भी होता है जिसके ऊपर जो है एनिमल है, दिस इज कैपिटल, ठीक है, राइट। उसके साथ साथ जो है यहां पर जो है लिखा होता है, देखो यहां पर जो है बहुत सारी चीजें लिखा होता है, ठीक है, लैंग्वेज, वो भी प्राकृत इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, प्राकृत इन द ब्राह्मी। तो यही खासियत है, आप सोचो ना इतना लंबा 40 फीट का पत्थर में ये जो है बना है, मेड ऑफ ए सिंगल स्टोन। और यही पिलर उसका खासियत है, उसका कैपिटल है, उसके साथ एबाकस बना है, उसके साथ साथ जो है 40 फीट चुनार सैंडस्टोन से बना है जो साइन करता रहता है। और प्राकृत इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये जो है लिखा गया है यहाँ पर जो पिलर, ठीक है, अशोका पिलर के बारे में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अशोका धम्म, ठीक है, सिक्स जो है मेजर पिलर आर देयर, ठीक है। पिलर की बात करें तो 6 मेजर, जैसे कि जो नियम कानून था 14 था, तो पिलर जो है 6 पिलर आप देख सकते हो, ठीक है, 6 पिलर के बारे में, ठीक है। तो उसमें से देखो बिहार में ही, ठीक है, लोरिया नंदनगढ़, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ ये पाया जाता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद जो है लोरिया, आर्यराज, ठीक है। उसके बाद जो है रामपुरबा। तो ये तीनों जो है कहां पे है? बिहार में है, ध्यान रखिएगा। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज एंड रामपुरबा, ये जो है बिहार में है, ठीक है। और ये जो है नंदनगढ़ का पिक्चर है ये, ठीक है। उसके बाद रामपुरा का जो पिक्चर है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसके साथ साथ ये जाहिर सी बात है ये लायन है, ये भी लायन है, और ये लेकिन बुल है, ये लेकिन बुल है, ध्यान रखिएगा। ये लायन है, ये भी लायन है, लेकिन ये बुल है, ठीक है, इस प्रकार से है। उसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। उसके साथ साथ मेरठ में, उसके बाद दिल्ली वाला जो था दैट वाज, मतलब टोपरा में जो था दैट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली, टोपरा में जो था दैट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। तो ये है मेजर पिलर एडिक्ट्स। फिर से मैं बता देता हूं, बिहार के 3, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरमराज और रामपुरा।
और ये पिक्चर लोरिया नंदनगढ़ का, ये जो है रामपुरा का, ये दोनों। उसके बाद अल्लावार पिलर, देन उसके बाद मेरठ पिलर, देन टोपरा में जो था उसको शिफ्ट किया गया दिल्ली में। ठीक है, ये है 6 मेजर पिलर एडिक्ट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। क्लियर है? देन आप थोड़ा सा और देख सकते हो, थोड़ा सा उसके बारे में कि हमने जो देखा, ठीक है, उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम द मेजर पिलर एडिक्ट देर आर सम माइनर पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, जिस प्रकार से मेजर रॉक एडिक्ट्स था, मतलब बड़े बड़े शिलालेख में माइनर रॉक एडिक्ट्स भी था, तो अभी मैंने बताया था मेजर 6 जो है मेजर मतलब पिलर एडिक्ट्स था, ये तो माइनर छोटे छोटे, यू कैन से छोटे छोटे। ठीक है, जिसमें से which contains the inscriptions recording of their dedication as well as the skirmished edits and queen edits, मतलब जहां पर जो छोटे छोटे रॉक एडिट्स में से आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें से, ठीक है, कांधार, जिसमें से एक है कांधार पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो है लुम्बिनी जिसको जो है रुमिंडाई भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास वाला जो जगह है दैट इज रुमिंडाई है। ठीक है, देन निगाली सागर, देन उसके बाद जो है वैशाली। ठीक है, उसके बाद जो है सारनाथ जो, और हमारे जो अशोक स्तंभ है कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। ये हमारे जो एम्ब्लेम है अशोक स्तंभ है, कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। उसके बाद सारनाथ यूपी में है, सांची मध्य प्रदेश। उसके बाद जो है सनकीसा। ठीक है, सनकीसा। तो ये आप देख सकते हो कि वैशाली में ये मिला है, सांची में जो हम लोग का जो एम्ब्लेम के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अशोक स्तंभ के अशोक चक्र जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद सांची अशोका वर्ण ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट द कॉजिंग एनी डिवीजन। तो यहाँ पे सांची में ये चीजें है कि मतलब डिवीजन, सोसाइटी में डिवीजन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बताया गया है। एंड द एबस्कस ऑफ द सारनाथ पिलर हैज ए बुल। ठीक है, सारनाथ में बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स एंड लायन है। ठीक है, और सेपरेटेड बाय व्हील्स, जो कि व्हील से सेपरेटेड है। एनीवे, यहां पर देखो और एक चीज है, यहां पर जो मिला है, थोड़ा सा डाटाज है आपके पास कि सांची पिलर एडिक्ट्स में 4 लायन है। उसके बाद जो है सारनाथ में भी 4 लायन है, दोनों में सेम। उसके बाद जो है सनकिसा। ठीक है, सनकिसा, दिस इज यूपी वाला सनकिसा, उसमें तो एलिफेंट है, एलिफेंट हाथी है। उसके बाद वैशाली जो बिहार में है, वैशाली। ठीक है, उसमें जो है सिंगल लायन है, तो ये कुछ डाटा है, यू कैन से दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, ये भी और प्रीवियस वाला भी, ये भी। ठीक है, तो ये सब कुछ समझने वाला कुछ चीज तो है नहीं, ये कुछ डाटा है। ठीक है, हालांकि डाटा भी आपकी किताब में उस हिसाब से लिखा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से है, आपको समझने में जो है इजी हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सब नाम है, कांधार, ठीक है, नगली सागा, लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, सांची और सनकिसका। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये चीजें तो याद रहेगा, सारनाथ, सांची और सनकिसका। ठीक है, और सांची में 4 लायन है, सारनाथ में 4 लायन, सनकिसका में एलिफेंट और वैशाली में सिंगल लायन, इतना याद रखिए। और सारनाथ जो है आपका जो है जो अशोक स्तंभ जो है हमारे एम्ब्लेम में लिया गया, सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ, बस इतना याद करिए। ठीक है, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। और ये जो स्किर्मिश एडिट का मतलब है, जो सांची में लिखा गया कि जो डिवीजन है, जो रैंक का डिवीजन है, वो चीजें नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, सो देखो, अब जो चीजें हैं मैं कुछ बताऊंगा कि अशोका मेंशन फ्यू गुड पॉइंट्स ऑफ द धम्म इन हिज इंस्क्रिप्शंस। कुछ ऐसे पॉइंट है, मेन पॉइंट है जो धम्म में लिखा गया था, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस, पहला चीज क्या है? नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, इंसान की हत्या नहीं करना है। उससे पहले देखो, उससे पहले आप
खासकर जो है मुस्लिम रूलर को देखोगे, अपने भाई को, अपने 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 बाप को, ठीक है, ठीक है, अपने भाई को, अपने बाप को मारते, अपने चाचा को मारते हुए देखा होगा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने मतलब मामा को मार दिया था, है ना। अब औरंगजेब जो है अपने फादर को मार दिया था, ठीक है, जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहास में ऐसे मुस्लिम शासक हैं जो अपने सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो यहां पर पहली बात क्या है कि नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। उसके साथ साथ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्तियों का भी विनाश नहीं करने के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है पेरेंट, टू रेस्पेक्ट द पेरेंट, ठीक है, पेरेंट को रेस्पेक्ट करना, टीचर को रेस्पेक्ट करना, गुरुजन को रेस्पेक्ट करना, ब्राह्मण को रेस्पेक्ट करना, उसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो टीचर है, जो मेंटर है, गुरु हैं, उनको रेस्पेक्ट करने की बात की है, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बड़ों को रेस्पेक्ट करना, बड़ों को या माता पिता या गुरु को, आपके जो छोटे लोग हैं, छोटे भाई हैं या फिर आपके सर्वेंट हैं, आपके स्लेव हैं, ठीक है, आपके गुलाम हैं, या फिर आपके जो सर्वेंट हैं, ठीक है, उनको भी आप रेस्पेक्टफुली बात करना है। दास दासियों ये सब, मतलब उस टाइम पे दासियां हुआ करते थे, दास हुआ करते थे, मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, उनसे भी आपको जो है रेस्पेक्टफुल बात करना है। सच बताऊं तो इंसान का कैरेक्टर पता चलता है, अपने से बड़ों को तो सब लोग रेस्पेक्ट करके बात करते हैं, असल इंसान का पता चलता है कि अपने से छोटों को, और बहुत छोटों को, या गरीब लोगों से, या रिक्शा पुलर से, वो कैसा बात कर रहा है, समझ रहे हो चीजें। तो उससे उसकी इंसानियत झलकता है, उसमें उसका रियल कैरेक्टर आता है। बड़ों के सामने तो जी हजूरी सब लोग कर लेते हैं, तो असल कैरेक्टर है कि हमेशा जो है अपने छोटों से, या जो कमजोर है या छोटा है, उनसे अच्छा से बात करो, रेस्पेक्टफुली बात करो, प्यार से बात करो। उन्होंने ये सिखाया है, हालांकि ये चीजें सीखना जरूरत है, ठीक है। उसके साथ वो खर्च कम करने के बारे में बात किए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ज्यादा सेविंग करने के बारे में बात की है, ठीक है। ये सब चीजें उन्होंने बताया, कुछ अच्छा अच्छा चीजें उन्होंने बताया है, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद देखो उनका जो रॉक एडिट में जो 14 रॉक एडिट्स है, अशोका के जो 14 रॉक्स एडिट्स है, शिलालेख, रॉक एडिट मतलब शिलालेख है, उसमें कौन सा रॉक एडिट में किस चीज का जिक्र है, कौन सा रॉक एडिट में किस चीज का जिक्र है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रॉक एडिट में किस चीज का दिख है, प्रोहिबिशन ऑफ द एनिमल सैक्रिफाइस, रेगुलेशंस ऑफ द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स एंड सर्टेन एनिमल। तो यहां पर क्या है, पहले क्या है, पशु बलि के बारे में, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने के बारे में, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ द एनिमल सैक्रिफाइस, तो ये जो पशु बलि है वो चीज, क्योंकि उस टाइम पे भगवान के नाम पे पशु बलि भी बहुत दिया जाता था, तो उन्होंने वो चीजें पे बैन कर दिया था कि नहीं, पशु बलि नहीं देना है, ठीक है, ना इंसान का ना पशु का, ठीक है। उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, जो पशु बलि है उसका एक सिस्टमेटिक, ठीक है, नियम बनाए थे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है सर्टेन एनिमल्स डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, ठीक है, कुछ पशुओं को संरक्षित घोषित किया गया, मतलब कुछ पशुओं को आप मार नहीं सकते, मतलब प्रोटेक्शन फॉर द एनिमल। तो फोकस कहां पे किया गया, पहला रॉक एडिट में एनिमल्स पे फोकस किया गया कि उसको नहीं मारना है, उसको सेव करके रखना है, और प्रोटेक्शन कैसे करें उसके बारे में रॉक एडिट फर्स्ट में उन्होंने बात किया था, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड रॉक एडिट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड रॉक एडिट की बात करूं, ठीक है, उन्होंने फोकस किया गया था कि मतलब एक तरफ से वेलफेयर मेजर फॉर मैन एंड एनिमल्स, ठीक है, मतलब एक तरफ से मनुष्य के साथ साथ पशुओं का किस तरह से कल्याण होगा, किस तरह से हर चीज का डेवलपमेंट होगा, उनके बारे में उन्होंने बात किया। उसके साथ साथ जो है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों को मिलेगा, ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को, ठीक है, किस प्रकार से चिकित्सा का सुविधा मिल पाएगा, फैसिलिटी मिल पाएगा, उसके बारे में उन्होंने बात किया, ठीक है। उसके साथ साथ जो है जैसे कि मेडिसिनल हर्ब्स, ट्रीज, वेल, रोड्स, ठीक है, प्लांटेशन ऑफ द मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन को किस तरह से डेवलप किया जाए, ठीक है, जो मेडिसिनल प्लांट है किस तरह से डेवलप किया जाए, उसके बारे में बात किए। और उसके उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो फॉरेन किंगडम, जैसे कि चोला है, साउथ में थे, चोलस हैं, पांड्याज हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो ग्रीक है, एंटिकोहस, ये सब जो थे,
उनके बारे में मेंशन है, सिलेकस निकोटार ये सब के बारे में मेंशन किए थे। तो ये रॉ क्रेडिट 2 की बात है। क्या क्या है? वेलफेयर मेजर्स फॉर मैन एंड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पर मनुष्य और पशुओं के कल्याण के बारे में बात किया गया। उसके साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ह्यूमंस एंड एनिमल, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा के बारे में बात की। मेडिसिनल हर्ब, प्लांटेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब, ट्रीज, वेल एंड रोड्स, ठीक है, जैसे कि औषधीय वृक्ष, कुआं, ठीक है, सड़कों का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, उसके बारे में बात की है। और जो फॉरेन किंगडम, विदेशी राज्य, जिसमें से, ठीक है, ग्रीक्स हैं, पांड्याज हैं, चोला हैं, ये सब मैं डिस्कस करूंगा, पांड्या चोला, उनके बारे में बात की है। तो ये जो है सेकंड रॉ क्रेडिट्स के बारे में बात की गई। अब देखो थर्ड रॉ क्रेडिट्स में क्या है। थर्ड रॉ क्रेडिट्स में क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रजुकास, ठीक है, युक्तास, ठीक है, देन प्रदेशिका, ठीक है, ये सब ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, उसके साथ साथ जो है हर एक 5 साल में टूर करेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द, जैसे कि रजुकास, ये सब मैं डिस्कस करूंगा अभी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करूंगा। रजुकास क्या है, युक्तास क्या है, ठीक है, प्रदेशिका क्या है, ये सब के बारे में। और ऑफिसर टू टूर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, रजुका, युक्तो, प्रदेशिका के नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति अधिकारी को प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण के आदेश, ठीक है, सब लोग जो है हर एक 5 साल में जो है भ्रमण करना। उसके साथ साथ जो है धम्म, ठीक है, धम्म के बारे में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन द प्रोपेगेंडा ऑफ धम्म, धम्म का प्रचार और निर्देश, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है पेरेंट को रेस्पेक्ट करने वाली बात, एल्डर्स, टीचर्स, देखो रेस्पेक्ट द पेरेंट, एल्डर्स एंड टीचर्स, यहाँ पर भी बात की है उन्होंने, माता पिता, बुजुर्ग और गुरुओं को सम्मान करने की बात की गई है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे अच्छे मोरालिटी की बात, फिलोसॉफिकल अच्छे अच्छे मतलब कर्तव्य के बारे में बात किए हैं। देन रॉ क्रेडिट्स 4 में, ठीक है, मोरल कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म, उन्होंने कहा कि धम्म से ही जो है नैतिक विजय हो सकती है, आप जीत सकते हो, किसी को मार के, काट के, जबरदस्ती दखल अंदाज करके नहीं, किस तरह से रिलीजियस पॉलिसी, दैट इज धम्म के थ्रू, ठीक है, मतलब एक तरफ से पीस ऑफ माइंड, एक तरफ से हर्ट ली, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वायलेंस और क्रूएलिटी नहीं करने के बारे में बात की है, हिंसा और क्रूरता की कमी के बारे में बात की है। उसके साथ साथ किस प्रकार से काइंडनेस, किस प्रकार से अच्छा से बिहेव करें, ठीक है, बिहेवियर अच्छा हो, उसके बारे में बात की है। तो देखो मोरल कॉन्क्वेस्ट थ्रू द धम्म, धम्म द्वारा नैतिक विजय की बात की गई। डिक्लाइन ऑफ वायलेंस एंड क्रुएल्टी, हिंसा और क्रूरता की कमी के बारे में बात की है। प्रमोशन ऑफ ओबीडियंस, काइंडनेस एंड गुड कंडक्ट, अज्ञातकारी, दया और सदाचार का प्रचार, ठीक है। तो ये सब के बारे में बात की है, ठीक है, अच्छे अच्छे चीज है। उसके बाद 5th में उन्होंने बात किया है धम्म महामंत्र, अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामंत्र, ठीक है, धम्म महामंत्र, ठीक है, कि धम्म महामंत्र का नियुक्ति कैसे होगा, उसके बारे में बात की है। उसके साथ साथ जो है प्रिजनर, स्लेव, महिलाओं या एजेड पर्सन है, ठीक है, जो ओल्ड पर्सन है, उनको किस प्रकार से रेस्पेक्ट किया जाए, उसके बारे में बात किए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा था कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज माय चाइल्ड, उसका मतलब है प्रत्येक मनुष्य जो है मेरा पुत्र है, उसका मतलब है यू शुड रेस्पेक्ट एवरीवन, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो ओल्डर पर्सन हो, सबको रेस्पेक्ट करने की बात की है, चाहे स्लेव हो, प्रिजन हो, वुमेन हो या एजेड पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद देखो 6th रॉ क्रेडिट में उन्होंने बात किया है, ठीक है, किंग एक्सेसिबल टू द पीपल एट ऑल टाइम्स, क्या है, राजा सदैव जनता के लिए सुलभ, मतलब अवेलेबिलिटी हमेशा होना चाहिए, ठीक है, राजा को हमेशा, देखो उस टाइम पे अशोका को भी पता था कि राजा को प्रजा के लिए हमेशा अवेलेबिलिटी होना चाहिए। आजकल कुछ लोग होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री 14 साल होते हैं, लेकिन एक बार भी जो है मीडिया के सामने नहीं आते हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं, खाली मन की बात करते रहते हैं, है ना। अरे प्रजा की बात भी करो, प्रजा से भी बात करो, खाली अपनी मन की बात कितना दिन करोगे, प्रजा से भी डायरेक्टली बात करना चाहिए। तो उस टाइम से, अशोका के टाइम से ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है कि नहीं, हाँ, सदा जो है देखो किंग एक्सेसिबल टू द पीपल टू ऑल टाइम्स, ठीक है, सदैव जो है जनता के लिए सुलभ, उपलब्ध होना जरूरी है ना। देन उसके साथ साथ देखो विश्व गुरु चलिए एनीवे, देन उसके बाद जो है इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ द मैटर्स टू द किंग, ठीक है, मामलों को तुरंत जो है राजा को सूचना करा दिया किया जाए। देन इंपोर्टेंस ऑफ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जाए, कुशल प्रशासन के बारे में बात किया गया, ठीक है।
उसके बाद देखो 8 नंबर रॉक एडिट्स, ठीक है, 8 नंबर रॉक एडिट्स, ठीक है। 8 नंबर रॉक एडिट्स में फिर से जो है कि उन्होंने बताया कि डिजायर फॉर द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ द धम्मा, ठीक है, डिजायर फॉर द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ द धम्मा। देखो धम्मा के बारे में सबसे ज्यादा जो रॉक एडिट में बताया गया है उनका धम्मा के बारे में, ठीक है। 130 एपिसोड फुल कर दिया है मन की बात करते करते सही बात है। नहीं नहीं देखो, मन की बात तो ठीक है, बट कभी कभी प्रैक्टिकल बातें भी करना चाहिए ना, है कि नहीं? खाली मन की बात करते फिरोगे तो कैसे चलेगा। और वैसे तो मैं बोलता हूँ आपकी मतलब जो विश्व गुरु हैं उनकी मन की बात करने का टाइम तो चला गया, ठीक है। मन की बात अब देखो वो एज तो रहा नहीं कि मन की बात किया जाए, ठीक है। अब देश की बात थोड़ा सा कर लेते, देश के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते। अब जैसे कि यंग एस्पिरेंट है, इतने लोग स्टूडेंट हैं, उनकी बातें कर लेते, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनके बारे में बात कर लेते, है ना। जीडीपी इतना जो है डाउन जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लिया जाए कभी कभी, ठीक है। हम लोग का जो मनी है, ठीक है, रुपी है, डॉलर के कंपैरिजन में बहुत डाउन जा रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते। जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उनको ठीक नहीं मिल रहा है, उनके बारे में भी बात कर लिया जाए कभी कभी, है ना। आप देखो अभी जैसे कि बात हो रही थी, हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हो आप, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हो आप, इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे हो आप, सरदार पटेल के बारे में बात कर रहे हो, अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे। तो ये सब करने की तो जरूरत नहीं है, अभी आप प्रेजेंटली क्या है उसके बारे में बात करो, ठीक है। अब वंदे मातरम किसने लिखा था, क्यों नेहरू ने उसको तोड़ा था, ये सब बात अभी करने की क्या जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो आप पॉवर्टी की बात करो, आप जो है डेवलपमेंट की बात करो, आप जो है मतलब हर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की बात करो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करो। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आप हमेशा नेहरू को गाली देते रहोगे, हमेशा जो इंदिरा गांधी या हमेशा जो है राहुल गांधी या हमेशा जो है 50 साल 60 साल 65 साल पुरानी और हमेशा मुस्लिम के खिलाफ बोलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दोगे, ठीक है, इंदिरा आवास योजना को आप अपना नाम दे दो, प्रधानमंत्री आवास योजना दे दोगे, आप प्लानिंग कमीशन को जो है नीति आयोग बना दोगे, या फिर अभी मनरेगा को जी राम जी कर दोगे, तो उसमें डेवलपमेंट जो है नहीं होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है, आपको काम करके दिखाना होता है। आप मनरेगा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डेवलपमेंट करो। आप प्लानिंग कमीशन ही रहने दो, नीति आयोग करने की जरूरत है, उसमें डेवलपमेंट करिए, आप लोग पहचान जाएंगे। अगर रुपये का वैल्यू दमदार रहेगा तो हम लोग खुश होंगे, जीडीपी ग्रोथ होगा तो हम लोग खुश होंगे, कंट्री जो है हमारा तारीफ से डरेगा नहीं, हम दूसरे कंट्री से बहुत अच्छा से संपर्क रहेंगे तब खुश होंगे। तो ओवरऑल लोगों को रोजगार मिलेगा तब खुश होंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो करना जरूरी है, तब जाके आप विश्व गुरु कहलाओगे, ठीक है। आप मीडिया से भागते फिरोगे, आपका प्रोपेगेंडा जो है मतलब देश थोड़ा सा कहीं के ना कहीं अजीब हो गया है, ठीक है। आप इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हो तो बीजेपी पार्टी जो है प्रोटेक्शन करने लगता है, ठीक है। आप बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोलते हो, सब मीडिया जो है प्रोटेक्शन करने लगता है। ये क्या चल रहा है? कोई आपके खिलाफ बोलता है वो जेल चला जाता है कुछ दिन के बाद, सीबीआई आईबी रॉ आपने सब पकड़ लिया है, ठीक है। अरे भाई सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन आईबी का इन्वेस्टिगेशन जो है आप अपने मंत्रियों पे भी करिए, ठीक है। खाली ओपोजिशन पार्टी खाली जेल में क्यों जा रहे हैं, आपके अपने मंत्री को भी भेजिए जेल में, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि और आपके खिलाफ किसी ने बोल दिया तो आपने उसको पाकिस्तान भेज रहे हो, आप उसको देशद्रोही का नाम दे रहे हो। यहां पर बात जो है ना देशद्रोही का नहीं है, बात है देश की डेवलपमेंट की बात है। देखो वैसे पर्सनल लेवल पे मैं मोदी जी का फैन हूँ, विश्वगुरु जी का मैं भी फैन हूँ, पर्सनल लेवल पे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो पॉलिसीज है वगैरह, कुछ फॉरेन पॉलिसी मुझे पसंद है पर्सनल लेवल पे। लेकिन जो सिस्टम चल नहीं पा रहा है उस चीज का हम क्रिटिसाइज करेंगे, और हम टीचर हैं तो इसलिए ना पक्ष ना निष्पक्ष, हम जो है पूरा मतलब ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष बात करेंगे। जिस चीज में आप सही हो, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी आपकी सही है हम तारीफ करेंगे, फाइनेंशियल पॉलिसी आपका डामाडोल है उस पर क्रिटिसाइज करेंगे,
आरबीआई क्यों तगड़ा जवाब नहीं दे रही है? जब जब मनी का वैल्यू इतना कम हो रहा है, आरबीआई क्यों स्ट्रांग नहीं हो रहा है? मनी का पावर क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हो? इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ का, आप तारीफ तारीफ क्यों खेल रहे हो? क्यों डर रहे हो किसी से? चाइना की तरह स्ट्रांग बनो, आप मुंह तोड़ जवाब दो। 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं दुनिया में, हर किसी से ट्रेड बनाओ अपना, यूएसए के पीछे क्यों पड़े हो? तो कहने का मतलब इतना सा है कि देश पहले आता है, और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विश्वगुरु हो, चाहे कोई भी हो, देश के खिलाफ कर रहे हो काम, तो हम लोग जवाब देंगे और जवाब उठाएंगे आपके खिलाफ, क्योंकि सबसे पहले देश है। उसके बाद फिर आप मन की बातें करना, उसके बाद जो है जो चीजें करना, लेकिन देश जो है सही से चलना जरूरी है। क्योंकि अभी जो पहले इनिशियली मैं भी देखो, मैं ना सीधा ब्लंटली बोलता हूँ, सपोर्ट मैं भी कर रहा था बीजेपी पार्टी को, या फिर पर्सनल लेवल पे मोदी जी का फैन हूं, मैंने वोट भी दिया है। लेकिन अभी माहौल ऐसा हो गया ना कि इलेक्शन हो नहीं रहा है, इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में करा जा रहा है, और जीत रहा है वही, मतलब फेक चल रहा है पूरा, कोई रियल नहीं चल रहा है। मतलब कहने का मतलब इतना दम है तो काम पे डेवलपमेंट करके आप वोट लो और जीतो। आप किसी को गलत चीजें करके, वोट चोरी करके जितना भी थोड़ा सा चीजें जो है खराब हो जाता है, तो एक्सट्रीम होना भी एक तरफ से खराब हो जाता है। देश डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, देश डेवलपमेंट में करिए, हम लोग साथ में हैं, है ना। चलिए एनीवे, ये तो रहा मतलब मेरा मन की बात है। आप लोग अपना मन की बात भी बता देना, किसी दिन सुन लेंगे। चलिए, ऑलराइट देन, सो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, रॉ क्रेडिट की बात करें कि डिजायर एंड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ द धम्मा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है एम्फासिस ऑन द सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी, संयम और पवित्रता पे बल देने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है रॉ क्रेडिट 8, ठीक है, जिसमें कहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लेजर टूर विद द धम्म यात्रा, ठीक है। विलास यात्राओं को छोड़ के जो है धम्म यात्रा करिए, धम्म यात्रा करिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है विजिट टू मॉन्क एल्डर्स एंड पीपल, मतलब मॉन्क एल्डर्स एंड पीपल, भिक्षु बुजुर्गों के, मतलब उनको भेंटें मीट करें, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस एंड चैरिटी ड्यूरिंग द टूर्स, ठीक, यात्राओं के दौरान जो है उपदेश और दान, दान जितना दान जो है उतना करें, ये सब की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है 9th रॉ क्रेडिट्स, ठीक है, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स है, जो निरर्थक कर्मकांड है, उसके साथ साथ जो अनुष्ठान है, ठीक है, सेरेमनीज, सॉरी, जो जैसे कि कुछ रिचुअल्स हैं, ठीक है, कुछ सेरेमनीज हैं, ठीक है, उनको जो है वो दूर करने की बात की है, उनको जो है उन्होंने दूर करने की बात की है। क्लियर है पॉइंट? देन उसके बाद जो है, ठीक है, एम्फासिस ऑन द मोरल ड्यूटीज एंड कंडक्ट, ठीक है, नैतिक कर्तव्य और आचरण पर जो है उन्होंने बल दिया। उसके बाद जो है 10th नंबर रॉ क्रेडिट में क्या है, कंडेम डिजायर फॉर द फेम एंड ग्लोरी, यश और कीर्ति की इच्छा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। ट्रू फेम लाइज इन द मोरल बिहेवियर ऑफ द धर्म, ठीक है। ट्रू फेम किसमें है, सच्ची कीर्ति किसमें है, कि जो है एक तरफ से कीर्ति नैतिक आचरण और धर्म में ही है, ठीक है। उसके साथ जो है 11th में उन्होंने धर्म का डेफिनेशन बताया है, ठीक है, और उन्होंने फिर से बताया कि रेस्पेक्ट द पेरेंट एल्डर्स एंड टीचर्स, ठीक है। उसके साथ साथ काइंडनेस एंड लिविंग बिहेवियर, सभी जीवों के प्रति जो है दया भाव। उसके बाद चैरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, दान और जो है सत्यवादी बने, ठीक है। उसके बाद जो है 12th नंबर पे रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मोनी, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव, ठीक है। धार्मिक देखो, एक रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, मतलब रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, अपना रिलीजन को ही सुपीरियर मत मानो, ठीक है। सभी धर्म को जो है रेस्पेक्ट करने की बात की गई है, सभी धर्म जो है समान है, सबको रेस्पेक्ट करने की बात की गई है। देन नो, ठीक है, रेस्पेक्ट ऑल सेक्शन, सभी संप्रदाय को सम्मान करना, नो क्रिटिसिज्म फॉर द अदर्स रिलीजन, अन्य धर्मों को निंदा नहीं करना है, ठीक है। हर एक धर्म आपस अपने में महानता है, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, ठीक है। तो हर एक धर्म अपना महानता है, कुछ ना कुछ हर एक धर्म में सीखने का लायक चीज है, और आप सीखिए। आप किसी अपने धर्म को खाली महान और दूसरा धर्म जो है खराब है, इस तरह का चीजें नहीं होना चाहिए, जो अभी देश में चलता है वो चीजें, ठीक है, ठीक है। ज्यादा क्रिटिसाइज मैं नहीं करूंगा, नहीं तो एक ही क्लास में ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा।
लेकिन ये जो देश में चल रहा है ना एक ही धर्म का प्रमोट करना, ये कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं है। देखो सबसे पहले जो है ह्यूमैनिटी, उसके बाद जो है धर्म वगैरह, देन उसके बाद देखो 13 रॉक एडिट जो कि सबसे लंबा सबसे बड़ा रॉक एडिट है। सर रॉक एडिट याद करनी जरूरी है क्या? देखो रॉक एडिट जो है इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक वर्ड, जैसे कि फर्स्ट रॉक एडिट में किसके बारे में दिया गया था, एनिमल के बारे में, इस तरह थोड़ा सा खाली बस याद कर लेना, एक एक वर्ड याद कर लेना, एक एक रॉक एडिट से एक एक वर्ड याद कर लेना, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई एक एक पॉइंट भी याद कर सकते हो, ठीक है। एंड 13 रॉक एडिट्स में देखो यहां पर जो है अकाउंट ऑफ द कलिंग वॉर, एक्सप्रेशन ऑफ द रिमोर्स एंड द रिपिटेंस, ठीक है, मतलब कलिंग युद्ध का वर्णन, पश्चाताप किया गया था, ठीक है, आत्मग्लानि की अभिव्यक्ति, तो उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं अपने आत्मग्लानि, ठीक है, सॉरी मांगे हैं एक तरफ से, ठीक है। उसके साथ साथ फिर से जो है पॉलिसी ऑफ नॉन, और बहुत सारे जो है जैसे कि नॉन वायलेंस है, एनिमल को रेस्पेक्ट करने वाली है, टीचर और माता पिता को रेस्पेक्ट करने वाली है, धम्म है, ये सब तो बहुत जगह पे है, रिपीट हुआ है बहुत जगह पे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बताया गया, बहुत जगह पे रिपीट हुआ है, ठीक है। अहिंसा और शांति की बात की है। देन कंसेप्ट ऑफ धम्म विजय, कंक्वेस्ट ऑफ धम्म, ठीक है, धम्म विजय, धम्म के बारे में तो बहुत जगह सबसे ज्यादा जो बताया गया है वो धम्म के बारे में बताया गया हर जगह पे, ठीक है ना। उसके बाद जो है वेलफेयर ऑफ द बोर्ड, दैट इज बॉर्डर ट्राइब्स एंड द नाइबर स्टेट, ठीक है, जो जनजातियां हैं सीमावर्ती और जो पड़ोसी मुल्क राज्य हैं उनका कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे लास्ट जो है फिर से पर्पस इन द इंस्क्रिप्शंस एक्सप्लेन, ठीक है, जो शिलालेख का उद्देश्य है उसके बारे में स्पष्ट बताया गया है। रिटेन दैट इज रिटेन इन डिफरेंट स्टाइल एंड प्लेसेस, भिन्न भिन्न शिलाओं के स्थान में अंकित, जो उसके बारे में बताया गया है। मीन फॉर अंडरस्टैंडिंग बाय द कॉमन पीपुल, सामान्य मतलब सामान्य लोगों के लिए वो समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 में आप इतना याद कर लोगे कि एक्सप्लेन किया गया, इंस्क्रिप्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया, इतना याद रख लेना, एक एक पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, एक एक पॉइंट जो है याद कर लेना, ठीक है। अगर जैसे कि आप याद करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सा पॉइंट याद कर लेते। देखो पहला मैं एनिमल्स याद कर लेना, एक एक वर्ड जो याद करना है एनिमल्स याद कर लेना, ठीक है। दूसरा जो है मैन एंड मतलब ह्यूमन और एनिमल दोनों को अच्छा ट्रीटमेंट के बारे में याद कर लेना। उसके साथ साथ जो है फॉरेन किंगडम के बारे में याद करना बताए गए थे। तीसरा जो है जो अपॉइंटमेंट के बारे में याद कर लेना, राजू का युक्त, ये सब चीजें है, ठीक है, और प्रोपोगेट द धम्म, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ में जो है धम्म, फिर से जो है कंक्वेस्ट ऑफ द धम्म, ठीक है, एंड जो है वायलेंस क्रुएल्टी नहीं करना। उसके बाद जो है फिफ्थ में जो है अगेन अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामंत्र, ठीक है। उसके बाद जो है सिक्स्थ में जो है फिर से देखो यहाँ पर जो है किलिंग एसेसिबल टू द पीपल ऑफ ऑल द टाइम, किंग एसेसिबल टू द पीपल, जनता के लिए होना चाहिए। उसके साथ जो है फिर से जो है डिजायर यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ धम्म, ठीक है, ठीक है। उसके साथ जो है फिर से जो है मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लेजर्स ऑफ द धम्म यात्रा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से जो है मीनिंगलेस जो कर्मकांड है उसको बैन करने की बात की गई है। उसके बाद जो है कि जो मतलब बिहेवियर एंड द धम्म, मोरल बिहेवियर एंड धम्म, ठीक है। उसके साथ डेफिनेशन ऑफ धम्म, पेरेंट्स एल्डर्स को रेस्पेक्ट करने की बात की गई है। उसके बाद जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात की है, धार्मिक सहिष्णुता। उसके बाद जो है 13 जो है सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा 13 सबसे बड़ा है, नॉन वायलेंस है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कलिंग वार के बारे में बताया गया उसमें। उसके बाद 14 में इंस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो ये था आपका जो है 14 रॉक एडिट्स, ठीक है, 14 रॉक एडिट्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये था 14 रॉक एडिट्स ऑफ अशोका।